Hey guys, what's up? Hope you are doing well. So I welcome you all to the UPSC Prelims series for Polity और आज हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट 2 है जिसमें हम क्राउन रूल्स के बाद से यानी कि 1858 से लेके 1947 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी कंपनी रूल्स रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तक हमने डिस्कस कर लिया है। आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। आज हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 2 है जिसमें हम क्राउन रूल को बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्राउन रूल के अंदर सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट जो मार्क है दैट इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जो युद्ध हुआ जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, उससे क्राउन यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ आ गया कि हमें यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये जो 1850 एक्ट जो आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 का ही कंसिक्वेंसेस है या आउटकम है। तो यहाँ पे चेंजेस क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है, यानी कि डायरेक्टली अब जो किंग या क्वीन है ब्रिटेन की, वो अब इंडिया के कंट्रोल को अपने हाथ में लेती है। इसीलिए अब आप देखोगे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया, यानी कि 1858 के बाद से जितने भी ऑफिशियल्स अपॉइंट होंगे उन्हें टाइटल दिया जाएगा वाइसरॉय का। जितना भी डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम था उन सबको एंड कर दिया गया, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों ही पोजीशंस को खत्म कर दिया गया जो कि कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स देखा करते थे, यानी कि सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट पूरा का पूरा खत्म हो गया। एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया जिसको हम बोलते थे सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट फॉर इंडिया किस एक्ट में बनाया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये एकमात्र ऐसा एक्ट है, सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट एकमात्र ऐसा पोस्ट था जो पूरा का पूरा ऑथोरिटी अपने हाथ में रखता था। और इसे असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनाया गया था। 15 मेंबर थे इसके अंदर जो कि सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स है इस एक्ट का। सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि ये ब्रिटिश क्राउन का इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट, मतलब बिगिनिंग था ब्रिटिश क्राउन के रूल का, और ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करता है। आप देखोगे कि पावर जो है डुअल गवर्नमेंट से अब एक सेंट्रलाइज्ड एक हाथ में चला गया था, दैट इज सेक्रेटरीट फॉर स्टेट ऑफ इंडिया, इसके हाथ में चला गया था। कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड पावर का यहां आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब आप देखोगे कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं आ रहा है, अब इंडियन काउंसिल एक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा 15 मेंबर का काउंसिल बना था अब उसी के द्वारा अलग अलग एक्ट्स लाया जा रहा है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसको एक्सपेंड किया गया, कुछ इंडियंस को उसमें अपॉइंट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 नाम, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पाटलिया एंड सर दिनकर राव। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये 3 लोगों को अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे जो बम्बई और मद्रास से उनके लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर। हम देखते हैं कि पूरा का पूरा पावर बॉम्बे और मद्रास से लेजिस्लेटिव पावर ले लिया जाता है, कहीं ना कहीं उसे अब लौटाया गया था, यानी कि लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया गया था, यानी कि पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास को फिर से लौटा दिए गए थे। बिगिनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आप देखो लेजिस्लेटिव पावर दिया जा रहा है, जब भी पावर दिया जाता है तो उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, और जब भी पावर किसी एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड किया जाता है तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लागू किया गया था। साथ ही साथ गवर्नर जनरल जो थे उनके पास ऑर्डिनेंस पास करने का भी पावर आ गया था, यानी कि इमरजेंसीज के समय
अब गवर्नर जनरल जो है वो ऑर्डिनेंस को पास कर सकते थे। तो सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए इस एक्ट का तो 3 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस को मार्कआउट कर देता हूं हाईलाइट से, जिससे कि नोट्स में आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ आए। तो सिग्निफिकेंस था पहला कि मार्क द बिगिनिंग ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को प्रमोट किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यहां पे देखने को मिलता है, पावर डिसेंट्रलाइज होता है, लेजिस्लेटिव पावर लौटाया गया था। स्टेप टूवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के तरफ स्टेप्स लिए गए थे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट ये क्या बताता है कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है, नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स चाहे वो इंपीरियल हो, सेंट्रल हो या प्रोविंशियल हो, दोनों जगह इंक्रीज किए गए थे। मेंबर्स को ये राइट्स दिया गया था कि वो एनुअल बजट को डिस्कस करें। अब आप कहीं ना कहीं देखो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को लाया जा रहा है। इंडियंस को पावर दिया जा रहा है कि वो बजट डिस्कस कर सकते हैं, उनका नंबर्स बढ़ाया जा रहा है, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। रीजन क्या है कि 1857 का जो वॉर हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उससे एक चीज तो ये समझ आ गई थी कि अगर हम इंडियंस को पार्टिसिपेट नहीं करवाते हैं उनके गवर्नमेंट प्रोसेस में, तो कहीं ना कहीं फिर से ये चांसेस है कि ऐसा विद्रोह हो सकता है। मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज को एलोकेट या नॉमिनेट किया जाता था और ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का फाउंडेशन रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी पॉइंट्स है इसी में से प्रीलिम्स में आपके एमसीक्यूज बनते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का फाउंडेशन रखता है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट। एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि यहां पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट कहा जाता है। फर्स्ट टाइम अलाउड पार्टिसिपेट्स ऑफ इंडियन को पहली बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। अब तक इंडियन इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ये पहली बार हुआ था कि कोई इंडियंस पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्शन प्रोसेस में। साथ ही साथ एक्सपेंशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो प्रोविंशियल काउंसिल था चाहे वो सेंटर और स्टेट का, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसको कंटिन्यूअस एक्सपेंड किया जा रहा था, इंडियंस को मौका दिया जा रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट जो की फीचर्स है जिसको मैंने ब्लैक कलर से लिख के हाईलाइट किया है कि यहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट ला दिया गया था मुस्लिम्स के द्वारा। लॉर्ड मिंटो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। तो आप देखोगे कि यहां पे कॉन्सेप्ट जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट का इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि कम्युनल डिवीजन कहीं ना कहीं हो रहा था। इंडियन वॉज अपॉइंटेड टू वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इंडियन को अपॉइंट किया गया था वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और सबसे पहले इंडियन जो गए थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जिन्हें लॉ मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया गया था। यानी कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट करवाया गया था। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहला अगर आप सिग्निफिकेंस देखोगे तो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, इलेक्शन में पहली बार पार्टिसिपेट करवाया गया था। और पावर टू डिस्कस बजट डिस्कस करने का पावर दिया गया था। कहीं ना कहीं इंडियंस को भी अब रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है। यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, नॉट 1935। ठीक है, वो 35 इसके बाद आएगा। तो इट इज बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म एक्ट के नाम से जानते हैं। इस समय में एडविन मॉन्टेग्यू सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट थे और चेल्मस्फोर्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। यहां पे सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये डायआर्की का कॉन्सेप्ट लेके आया था, यानी कि डुअल गवर्नमेंट आ गया था प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस मींस स्टेट, यानी कि राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था। कैसे? तो जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, यानी कि जो स्टेट के जो मैटर्स थे, उन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था।
एक हमारा रिजर्व्ड सब्जेक्ट और एक हमारा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व्ड सब्जेक्ट जो था ये कंट्रोल किया जाता था गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, जैसे कि पुलिस, लैंड रिफॉर्म्स, इरिगेशन, ये सब आता है रिजर्व्ड सब्जेक्ट में। वहीं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का अगर बात किया जाए तो इसमें आता है रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये सब। यानी कि यहाँ पे जो ड्यूअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है वो पहले लगाया गया था प्रोविंसेस यानी कि स्टेट में, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्ड सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया और डेफिनेटली इस बार भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा बायकैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर। सेंटर के लेजिस्लेचर में बायकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। बायकैमरलिज्म मतलब डिवीजन ऑफ हाउसेज इनटू अपर हाउस दैट इज योर काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज लोअर हाउस, यानी कि राज्यसभा एंड लोकसभा जिसे अभी हम जानते हैं, ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन जो पावर था अभी भी वाइसरॉय अपने हाथ में रखा था। वेटो पावर यानी कि किसी भी बिल को कैंसिल करने का जो पावर है वो अभी भी वाइसरॉय के पास था। यही वीटो पावर अभी किसके पास चला गया है? प्रेसिडेंट के पास है, जो कि अलग अलग वीटो है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। द एक्ट एक्सपेंडेड द नंबर ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अगेन आप देखो ये तो शुरू से ही हो रहा है, जैसे ही आप 1858 में एंटर करते हो तो वहां से आप देखोगे कंटिन्यूअस एक्सपेंशन हो ही रहा है। सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंडेड, सिख, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस। जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट 1909 में आया था मुस्लिम्स को, अब और लोगों को दिया गया। सिख को मिला, एंग्लो इंडियंस को मिला, यूरोपियंस को मिला, तो इन लोगों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन का रिकमेंडेशन किया गया था, तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1976 में बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहली बार क्या किया गया था? प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को अलग अलग कर दिया गया। पहले स्टेट और सेंटर के बजट को सेपरेटली नहीं, एक साथ लाया जाता था। अब स्टेट के बजट को और सेंट्रल के बजट को अलग अलग कर दिया गया। बोला गया कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होगा कि नहीं, इसके लिए 10 साल में एक बार स्टैट्यूटरी कमीशन को बुलाया जाएगा। तो ठीक 10 साल बाद 1927 में आप देखो आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्यों आता है? तो आपको पता ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए आता है। 7 मेंबर बॉडी था, इसमें एक भी इंडियंस नहीं था, इसके लिए इसको अपोज किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगेन सिग्निफिकेंस आप देखोगे तो एम लक्ष्मीकांत में भी सिग्निफिकेंस नहीं लिखा गया है, बट मैंने आपको हर एक एक्ट का सिग्निफिकेंस बताया। क्यों? क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डायarchy दैट इज टूवर्ड सेल्फ गवर्नमेंट, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड सेपरेट इलेक्टोरेट और बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट। इसमें बात किया गया था ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का, यानी कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन को स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें हमारा फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट होगा, जो हम आज भी देखते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में अभी के समय में पावर पार्लियामेंट के हाथ में है, लेकिन उस समय क्या होता था देखिए। तो फेडरल लिस्ट सेंटर का, जिसमें 59 आइटम्स था, और प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें तुम्हारा 54 आइटम्स था, और कंकरेंट लिस्ट जो था ये दोनों तुम्हारा सेंटर और स्टेट में था, 36 आइटम था। रेसिडुअरी पावर किसके पास था? तो वाइसरॉय के पास गया हुआ था। ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे आता है। डायarchy को जो प्रोविंसेस में लगाया गया था उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, एबॉलिश करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाया जाता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज, डायarchy इन सेंटर में भी डायarchy लगा दिया जाता है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और बढ़ता है, शेड्यूल कास्ट, वुमेन्स, लेबर्स, इन लोगों को मिलता है। इट एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया जो आपका बना था 1858 में 15 मेंबर का, उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। 10% लोगों को वोटिंग राइट्स मिलता है। रिजर्व बैंक का एस्टैब्लिशमेंट होता है। फेडरल कोर्ट 1937 में बनता है, और एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, इन दोनों का भी एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो अगेन फर्स्ट स्टेप टूवर्ड फुल ऑटोनॉमी, ऑल इंडिया फेडरेशन का बात किया गया था, यानी कि पूरा का पूरा पावर ट्रांसफर करने का बात किया गया था। फाउंडेशन ऑफ इंडियन फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कि नहीं इसके ऊपर डिस्कस हुआ था। और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, क्योंकि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड किया गया था। अब हमें दो चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है। इंपॉर्टेंट पोजीशन इन इंटरीम गवर्नमेंट, इसमें आपको मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के मेंबर्स दिखेंगे। तो इंपॉर्टेंट पोजीशन, जैसे कई बार इससे पूछा गया कि इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई किसके हाथ में था, तो डॉक्टर जॉन मैथाई।
वर्क माइंस पावर, सीएच भाभा, तो ये लिस्ट पूरा आपको याद होना चाहिए। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट कैबिनेट, जो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट कैबिनेट था, और राजकुमारी अमृत कौर, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में। हेल्थ डिपार्टमेंट किसके अंदर था? जवाहरलाल नेहरू से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पोजीशंस है जो कि आपको याद रखना है। सो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से पॉलिटिक्स के और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपको वीडियो प्रीलिम्स तक मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।